वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट। मेरा नाम है अदिति और आपके लिए 3 बजे लेके आती हूँ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन की थोड़ी सी जो भी सारी मददगार आपकी रहने वाली है वो सभी क्लासेस। अब तक हमने जितनी भी क्लासेस में बात करी आपको बताया मैंने कि कैसे कंप्यूटर साइंस के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। पेपर 2 जो आपका होता है नेट के अंदर, आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारा पेपर है, पेपर 2 जो होता है हमारा 100 क्वेश्चंस के साथ 200 मार्क्स का होता है। और इन 100 क्वेश्चंस में आप जानते हो 10 यूनिट होती है और हम ये एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि जो 10 क्वेश्चन होंगे वो हर एक यूनिट में से आएंगे। हालांकि मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं होता है। तो गाइस देखिए, जैसा आप जानते हैं कि मैं रोज आपके लिए कंप्यूटर साइंस की क्लासेस लेके आती हूँ, पर कल के दिन क्लास नहीं आई थी। और क्यों क्लास नहीं आई थी? क्योंकि मैं कुछ नया आपके लिए प्लान कर रही थी, कुछ स्पेशल आपके लिए प्लान कर रही थी। इसीलिए मुझे एक दिन का वक्त चाहिए था ताकि मैं आपके लिए पूरे के पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं और आपको ये बता सकूं कि अब आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, या फिर कहूं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है उसे किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यों मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को बीच में रोककर कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करी, इसके बारे में भी आपको आज बताऊंगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि क्यों कंप्यूटर ग्राफिक्स इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट मुझे लगता है और किस तरीके से आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा ये भी बताऊंगी कि क्या क्या आपको पढ़ना है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पूरा डिस्कशन जो रहने वाला है कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड। जैसा आप देख रहे हो हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो टॉपिक्स बार बार आते हैं उनके बारे में बात करेंगे और फाइनली आपसे डिस्कस करूंगी वो स्ट्रैटेजी जिससे मैंने अपना जेआरएफ निकाला और आप सबको भी जेआरएफ पार करवाने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जो हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है ये हमारी प्रोग्रामिंग यूनिट में से आता है। जानते हो कि इसी यूनिट में आपके लिए सी आती है, सी प्लस प्लस आती है, जावा का थोड़ा सा पार्ट आता है और इसके अलावा आपकी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस और इससे रिलेटेड एचटीएमएल हो गया या फिर एक्सएमएल हो गया, इसके अलावा आपका पीएचपी हो गया। ये सभी चीजें जो है वो आपके एग्जाम के अंदर आती है। ठीक है, समझते हो ना? आपने अगर सिलेबस नहीं देखा है तो बता देती हूँ कि प्रोग्रामिंग यूनिट के अंदर ही आता है कंप्यूटर ग्राफिक्स, जो आपके लिए एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है। चलिए बात करती हूँ इसके सिलेबस के बारे में। तो ये आपके सामने मैंने सिलेबस यहाँ पर लिख दिया है, पर क्या ये पूरा सिलेबस आपको पढ़ के जाना है या नहीं पढ़ के जाना है, क्या क्या इसमें से पढ़ना है, वो सभी मैं आपसे आज डिस्कस करने वाली हूँ। किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कैसे एग्जाम के अंदर जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी बात आपसे आज करूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहली बात तो मैं आपको बोलूंगी कि उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, ताकि मुझे भी पता चले कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड है। आप जानते हैं जितनी ज्यादा यहाँ पर संख्या बढ़ेगी मुझे भी उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं उतने ही अच्छे से आपके लिए कंटेंट बना के लेके आ सकती हूँ। तो बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स की। जैसा आप जानते हो कि ये आपकी प्रोग्रामिंग यूनिट में से आता है, यानी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं मैम कि 10 क्वेश्चन इसके अंदर से आ सकते हैं। उस 10 क्वेश्चन में से आप मान लीजिए कि जो 5 क्वेश्चन है वो आपके सी और सी प्लस प्लस जो है वो लेके जाता है। बचे आपके 5 क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करती हूँ। ये मैं एक आइडिया आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं होता है कि 5 आपके सी सी प्लस प्लस और जावा में से आएंगे और 5 कंप्यूटर ग्राफिक्स में से आएंगे। ये कभी भी फिक्स नहीं होता है, ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था। बट मैं आपको एक बेसिक आइडिया लेकर बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कंप्यूटर ग्राफिक्स की। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, एक होता है थ्योरी पार्ट और एक होता है आपका न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, दो तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, या आपको अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो नेट के लिए तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए पहले मैंने लिखा है थ्योरी पार्ट और मैंने लिखा है फिर न्यूमेरिकल पार्ट। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूं तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में अक्सर आपका न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो बहुत स्कोरिंग होता है और आपके लिए वाकई में बहुत आसान पड़ता है। ठीक है ना गाइस, मुझे लगता है अभी ये बात सुन के बहुत सारे मेरे स्टूडेंट कंफ्यूज हो चुके होंगे और वो बोलेंगे कि मैम कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स कहाँ से आसान आपको लगते हैं।
तो जी हाँ गाइस, मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से न्यूमेरिकल आता है, किस तरीके से छोटी ट्रिक के अंदर कम से कम समय में आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो और अपने 2 नंबर पक्के कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं तो 2 क्वेश्चन जो है वो आपके आ सकते हैं थ्योरी में से, और आपके 3 क्वेश्चन जो है वो मोस्टली पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल पार्ट से। बट ये कोई फिक्स नहीं है, अगर कभी कभी हो सकता है 3 थ्योरी में से आया, 2 न्यूमेरिकल में से आ गया, कभी कभी किस्मत बहुत ही खराब है तो पांचों एक ही में से आ जाएंगे। बट अगर हम लोग प्रिपेयर करके चले तो मैक्सिमम 3 क्वेश्चन है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो न्यूमेरिकल में से। वो 3 न्यूमेरिकल कहाँ से आएंगे ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। और आपको आने वाली वीडियो सीरीज में जब कंप्यूटर ग्राफिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उनको कम से कम समय के अंदर सॉल्व करना है। पूरा डेरिवेशन वहां पर करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, छोटी सी ट्रिक होती है उसे अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। तो ये मैं आपके क्वेश्चन के कर दूंगी। इसके बाद आती है बात थ्योरी की। यूजुअली देखिए, अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यूजुअली जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर वो आपको आसान लगता होगा, या इजी पड़ता होगा। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर मैं कहूँ तो जो आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स वाला पार्ट है और आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, ये थोड़ा सा एम्बिगियस होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट ये मुझे लगता था पर्सनली। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ गाइस, मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि जो ये कंप्यूटर साइंस के अंदर आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स वाला टॉपिक होता है ये बहुत वास्ट होता है। ये पूरी की पूरी ब्रांच है जिसके अंदर एनिमेशन आता है, जिसके अंदर आपकी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग आती है, और इससे रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी डीप की बातें जो है वो आपकी आती है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि थ्योरी के अंदर ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है आप न्यूमेरिकल्स के अंदर दिमाग लगाइए। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि थ्योरी में से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको यहाँ पर आज क्लास में बता दूंगी ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। चलिए बात करते हैं हम लोग इस पूरे के पूरे सिलेबस की। देखिए ये आपका पूरा सिलेबस है, पर इसमें से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये मैं आपके लिए पहले से ही नोट करके लेके आई हूँ। चलिए ठीक है, देखिए आपको दिख रहा है मेरा एफर्ट, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि मैं भी आपके लिए पूरी मेहनत कर रही हूँ। अब आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक और शेयर करने का। चलिए बात करती हूँ कंप्यूटर ग्राफिक्स की। जो हमारा पहला यूनिट अगर दिख रहा है आपको या पहला पैराग्राफ आपको दिख रहा है, इसके अंदर से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, कैसे आपका पूरा सिलेबस चलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपके लिए लिखा है वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस। वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर हमें क्या पढ़ना है? हमें सीआरटी मॉनिटर पढ़ना है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले पढ़ना है, और उसमें भी हमें प्लाज्मा एलईडी और एलसीडी पढ़ना है। ये हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है कंप्यूटर ग्राफिक्स का। क्यों रहने वाला है क्यों रहने वाला है ये हमारा पहला टॉपिक? सबसे पहले तो बता दूं, अगर जो लोग मुझे अनअकैडमी यूजीसी नेट पे फॉलो कर रहे हैं तो उनको पता होगा मैंने आईसीटी के अंदर मॉनिटर्स करके आपका एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने इनकी बेसिक बातें डिस्कस करी थी। यहाँ पर कंप्यूटर ग्राफिक्स हम पढ़ रहे हैं और बेसिक से काम नहीं चलेगा, और इन दोनों की ही फंक्शनिंग पे हमको काम करना है। ठीक है, इन दोनों की ही फंक्शनिंग क्या होती है, किस तरीके से डायग्राम बनता है, हर एक एंटिटी का क्या काम है, उसमें से क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं। अगर खास बात करूं तो आपकी सीआरटी मॉनिटर में से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसा बनता है वो भी बता देती हूँ। आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा सीआरटी मॉनिटर है उसके अंदर डिफ्लेक्शन प्लेट्स का क्या काम होता है, पिक्सल की डेफिनेशन क्या होती है, परसिस्टेंस क्या होता है, एस्पेक्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, इनसे रिलेटेड गॉसियन लॉ क्या होता है, यही सारी बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। यकीन मानिए आपको एकदम कॉन्साइज फॉर्म के अंदर कंप्यूटर ग्राफिक्स तैयार करवा दूंगी ताकि जो ये सब्जेक्ट बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है उनको डिफिकल्ट अब नहीं लगने वाला है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले की अगर बात करूं तो प्लाज्मा, एलईडी और एलसीडी ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ज्यादा इनमें से कुछ नहीं पढ़ना है। इन तीनों की भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूंगी, डिटेल में इनकी फंक्शनिंग की भी बात करूंगी। हालांकि अगर देखा जाए तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपके सीआरटी में से पूछे गए हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं जो आपका दूसरा टॉपिक होना चाहिए पढ़ने के लिए, वो होता है आपका पिक्सल ड्राइंग एल्गोरिथम। पिक्सल ड्राइंग एल्गोरिथम में आप सभी ने पढ़ा होगा हमारे पास दो तरीके के मेथड्स होते हैं जिससे पिक्सल हम ड्रॉ कर सकते हैं मॉनिटर पे या स्क्रीन पे। एक होता है रैंडम स्कैन डिस्प्ले और एक होता है हमारा रास्टर स्कैन डिस्प्ले। दोनों पे ही हम लोगों को ज्यादा फोकस करना है गाइस, क्योंकि इन दोनों में से ही बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की। ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो दोनों में काफी बनते हैं।
और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इन दोनों के डिफरेंस जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा इन दोनों के यूजेस क्या क्या है वो भी आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो दोनों ही आपको थ्योरेटिकली डिटेल के अंदर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपकी जो तीसरी यूनिट रहेगी या तीसरा क्लास जो मैं कहूँ आपके लिए रहने वाली है, वो होगी कलर से रिलेटेड, कलर मॉनिटर से रिलेटेड और कलर मॉडल से रिलेटेड। देखिए कलर कैसे आता है, सीआरटी मॉनिटर के अंदर कैसे कलर आया था, फ्लैट पैनल डिस्प्लेस में कलर्स कैसे आते हैं, उसके दो तरीके के मेथड्स होते हैं जो हमें डिटेल में डिस्कस करने हैं। पहला है बीम पेनिट्रेशन और दूसरा है शैडो मास्क मेथड। आप दोनों ने ही आप सभी ने ये दोनों नाम अक्सर सुने होंगे, बट इसका भी फंक्शनिंग क्या रहता है, मेथड्स में कैसे कैसे काम होता है, दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, ये भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अक्सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से भी उठ के आता है। इसके बाद आपके लिए दोस्तों ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, वो क्या है आपके कलर मॉडल्स। और कलर मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस रहता है, आरजीबी और सीवाईएम के, इन दोनों के आपस के डिफरेंस के अंदर कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा अगर मैं बता दूं कि इन तीनों में से ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता है, अगर हल्का सा भी ओवरव्यू आपको है तो आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये जो पहली स्लाइड आपको मैंने दिखाई ना, तो ये तो थी सारी की सारी थ्योरी से रिलेटेड, यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सभी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आगे बात करूंगी कहाँ पर थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट फिलहाल अगर मैं बात करूं सीक्वेंस वाइज हम चल रहे हैं, तो जो नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा प्रायोरिटी वाला रहता है, वो मैं आपके लिए लिख के लेके आई हूँ। और याद रखिएगा गाइस, ये जो सभी चीजें मैं लिख रही हूँ ना, मान लीजिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में लिख रही हूँ, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजें जो है वो मैंने ऑर्डर वाइज ही लिखी है, और आपको भी इसी तरीके से इन्हें तैयार करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहना चाहिए, तो वो है हमारा रास्टर ग्राफिक्स ड्राइंग एल्गोरिथम। आप सभी ने जरूर पढ़ा होगा इनके बारे में, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं अच्छे से रिवाइज करवा दूंगी जब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके की ड्राइंग एल्गोरिथम जो है हमको पढ़नी होती है, एक हमें पढ़नी होती है लाइन ड्राइंग और दूसरी होती है हमारे लिए पॉलीगन ड्राइंग। पॉलीगन में हमारे कोर्स के अंदर सर्किल है और इलिप्स है। इसके अंदर भी मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाली चीज है, जिसमें से आप न्यूमेरिकल भी एक्सपेक्ट करते हैं, वो कौन सी है, वो है आपकी लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स। लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी होती है आपकी सर्किल ड्राइंग की, और सबसे ज्यादा लीस्ट प्रायोरिटी होती है इलिप्स की। यानी भैया किस्मत बहुत ज्यादा खराब है तो इलिप्स में से आ जाएगा, नहीं तो अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 5 साल के पेपर्स में मैंने बहुत कम बार देखा है कि इलिप्स में से कोई क्वेश्चन आया हो। अक्सर लाइन में से आता है, और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी मिलती है सर्किल ड्राइंग एल्गोरिथम को। लाइन में क्या पढ़ना है, लाइन में होती है ब्रेजनहेम और होती है आपकी डीडीए। इन दोनों में से भी बता देती हूँ, चलिए डीडीए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डीडीए को 4 तरीके से सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगी। 4 तरीके से डीडीएस को डिवाइड कर सकते हो, 4 तरीके से डीडीए को पढ़ सकते हो, उनके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। और उसी तरीके से वही ट्रिक यूज करके आंसर निकालना है। मेरी गारंटी है विद इन 60 मिनट 60 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल बेसिक सवाल आते हैं। हाँ, अगर आपको इनका आइडिया नहीं है, इनकी थ्योरी अच्छे से क्लियर नहीं है, तो न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। ब्रेजनहेम की अगर मैं बात करूं तो ब्रेजनहेम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें से जैसे आपने सुना हो, अगर डिसीजन पैरामीटर होता है हमारा, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उन सभी के एल्गोरिथम्स आपको रटने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको याद करने की जरूरत है। हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से मतलब होगा। हालांकि अगर आप चाहते हो तो मैं पूरी एल्गोरिथम भी आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी, बट इट इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम अगर आप सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का या 6 महीने के लिए प्लान कर रहे हो। अगर आपके पास पूरा का पूरा 1 साल है, और 1 साल आप मुझे देते हो कि मैम आप 1 साल हम आपको दे रहे हैं, आप मुझे तैयारी करवाइए, तो मैं आपको इलिप्स की भी सभी एल्गोरिथम जो है वो क्लास के अंदर सॉल्व करवा सकती हूँ। बट क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपके जून के अंदर जो पेपर आने वाला है, हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, हो सकता है नहीं हुए,
बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करूं तो आपको एल्गोरिथम्स डिराइव नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए फॉर्मूले क्या होते हैं और किस तरीके से एल्गोरिथम काम करती है, वही मैं आपके लिए डिस्कस कर लूंगी। नेक्स्ट मैं आपके लिए बात करूं सर्किल ड्राइंग एल्गोरिथम की, तो सर्किल ड्राइंग एल्गोरिथम जो है वो भी आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लाइन है, बट फिर भी सेकंड प्रायोरिटी इसी की आती है, जिसके अंदर हम सब जानते हैं दो तरीके की एल्गोरिथम आप पढ़ते हो, एक हम पढ़ते हैं मिड पॉइंट और दूसरी हमें पढ़नी होती है ब्रेजेनहेम। इन दोनों की भी एल्गोरिथम्स डिराइव नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ डिसीजन पैरामीटर जो है उसकी फॉर्मूला आपको याद रखना है, और किस तरीके से एल्गोरिथम काम करती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, उम्मीद करती हूँ ये सभी चीजें आप नोट करते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि ये सभी चीजें मैंने बहुत मेहनत से, एफर्ट से आपके लिए निकाली है। सोचिए कल का पूरा दिन ऑफ लेके यही किया था कि मैं पूरी की पूरी सीजी को एक बार अच्छे से पढ़ लूं, उसके बाद पिछले साल के पेपर्स देखूं, ताकि आपको बता सकूं कि किसमें से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा गाइस, बता रही हूँ वो क्या है, वो आपकी है स्कैन फिलिंग एल्गोरिथम्स, जो लाइन फिलिंग या फिर पॉलीगन फिलिंग एल्गोरिथम्स होती है, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करनी जरूरी है। इनमें से भी अक्सर क्वेश्चन बनता है, और कैसा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यहाँ से मोस्टली जो है वो थ्योरी क्वेश्चन ही आपका बनता है। अब इसमें क्या पढ़ना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी है इनसाइड आउटसाइड टेस्ट, यानी कि जो लाइन आपने ड्रॉ करी है उस पे जो भी पॉइंट है वो पॉलीगन के अंदर है या पॉलीगन के बाहर है, ये किस तरीके से आप डिसाइड करते हो, उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। दो तरीके के टेस्ट हम लोगों को पढ़ने हैं, एक है हमारा ऑड इवन रूल और एक हमारा होता है नॉन वाइंडिंग रूल। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, और इसमें से भी बता देती हूँ नॉन वाइंडिंग जीरो, नॉन जीरो वाइंडिंग रूल जो है वो आपसे प्रीवियस ईयर के अंदर, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के अंदर ही पूछा गया था। बहुत एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और बिल्कुल बेसिक चीज है, थ्योरेटिकल या फिर कह लो प्रैक्टिकल अप्रोच वाला क्वेश्चन होता है, और आपके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लास जरूर रहने वाली है, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे लगते थे। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारी जो लाइन या पॉलीगन फिलिंग एल्गोरिथम है उसके अंदर अगर आपके लिए दो एल्गोरिथम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के अंदर भी मेंशन है, वो है बाउंड्री फिल और फ्लड फिल। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों किस तरीके से काम करती है, ये सभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोनों के प्रोग्राम भी मैं आपको लिख के दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप इसे रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो दो चीजें हैं आपको पढ़नी है स्कैन लाइन या फिर पॉलीगन फिलिंग एल्गोरिथम्स के अंदर, ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट मैं आपके लिए बात करूं तो गाइज, अगर मानते हो तो सीजी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपके लिए कोई रहता है तो वो है ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहने वाला है, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर, तो हमारी डीडी एल्गोरिथम होती है, जितना इंपॉर्टेंट डीडी हमारी एल्गोरिथम है या जितना हमारा रैंडम स्कैन रास्टर स्कैन होता है, उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक। इसमें से हर साल लगभग हर साल रिपीटेडली आपका न्यूमेरिकल आता है, और यहाँ के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो मैं कहूंगी कि थोड़े से टिपिकल होते हैं, और टिपिकल क्यों होते हैं वो भी आपको रीजन बता देती हूँ, या क्यों बच्चों को ये डिफिकल्ट लगते हैं उसके बारे में भी बात करूंगी। पर पहले बात करती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमें दोनों तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है, 2D ट्रांसफॉर्मेशन और 3D ट्रांसफॉर्मेशन। हालांकि कभी भी 3D ट्रांसफॉर्मेशन में से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। यहाँ पर अगर एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने नहीं लिखी है वो मुझे याद आ गई है, वो है आपका होमोजीनियस कोऑर्डिनेट। ठीक है, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन इनकी बनती है जो आपको पता होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर दो तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये आपको पढ़ने चाहिए सीजी के अंदर। एक होता है बेसिक और एक होता है एडवांस। बेसिक के भी तीन पार्ट होते हैं जो हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं। ट्रांसलेशन आपको पढ़ना होता है, स्केलिंग पढ़ना होता है, और रोटेशन पढ़ना होता है। उम्मीद करती हूँ बचपन में पढ़ा था, आई मीन ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत याद होगा। ट्रांसलेशन कैसे हम लोग एक पॉइंट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखते हैं, स्केलिंग बड़ा छोटा करते हैं, उसके बाद हम लोग ने रोटेशन के बारे में बात करी, थीटा एंगल का वहां पर यूज करते हैं, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स भी हम लोग डिराइव करेंगे। उसके बाद आपके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी जो होती है ट्रांसफॉर्मेशन की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग और रिफ्लेक्शन दोनों ही बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है। तो बेसिकली इन ऑल कहा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो थ्योरेटिकली हो या फिर न्यूमेरिकली हो। मेरे हिसाब से अक्सर आपका न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, और अगर इसमें से क्वेश्चन बनता है तो न्यूमेरिकल ही बनता है।
कैसा न्यूमेरिकल बनता है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करती हूँ। अक्सर आपसे जो है वो दो तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक साथ करवाए जाते हैं। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपसे दो चीजें एक साथ करवाई जाएगी। या तो आपसे ट्रांसलेशन प्लस शेयरिंग करवाई जाएगी, यानी कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। दो बार ट्रांसलेशन करवा कर जो है वो आपसे रोटेशन करवाया जा सकता है, रोटेशन के साथ आपसे रिफ्लेक्शन और शेयरिंग में से कुछ करवाया जा सकता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, बेसिक और एडवांस दोनों को मिलाकर मिला जुला कर एक न्यूमेरिकल आपके सामने लेके आऊंगी। कैसे उसे सॉल्व करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। बट इसी तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है। एटलीस्ट दो तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक ही क्वेश्चन में मिलेंगे जिसका आंसर आपको निकालना होता है। क्या निकालना होता है, सभी जानते हो, कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमको यहाँ पर निकालने होते हैं। जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो डिटेल में यहाँ पर बात कर लेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके लिए जो टॉपिक आता है, जो बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपका प्रोजेक्शन। जैसा आप जानते हो ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोजेक्शन ये दोनों कंप्यूटर ग्राफिक्स के बहुत बड़े ब्रांच है, और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है। तो ये आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने उम्मीद करके मैंने पूरी कोशिश करके जो है जितने टाइप के आपके प्रोजेक्शंस होते हैं वो सभी लिखने की कोशिश करी है। इसके अलावा भी एक्सोनोमेट्रिक जो होता है उसके भी आगे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे आइसोमेट्रिक होता है, ट्राइमेट्रिक होता है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट पैरेलल प्रोजेक्शन और आपका परसेप्शन प्रोजेक्शन ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। और इन दोनों के डिफरेंस भी आपको पता होने चाहिए, और इन दोनों के अंदर क्या क्या काम होता है, क्या क्या इनके यूजेस हैं, इनके रियल लाइफ एग्जाम्पल में से भी क्वेश्चन अक्सर बनता है। तो ये जो है वो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद पैरेलल के जो है वो दो टाइप होते हैं, आप जानते हैं, ओब्लिक होता है और ऑर्थोगोनल होता है। इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन अक्सर बनता है। ओब्लिक के भी दो पार्ट होते हैं, आपका कैबिनेट होता है और कैवेलियर होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में अक्सर आपका जो है कैबिनेट और कैवेलियर में से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा ऑर्थोगोनल में से अक्सर क्वेश्चन कभी बना नहीं है, बट मुझे लगता है कि आइसोमेट्रिक जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने कल ही किसी पेपर के अंदर आइसोमेट्रिक टर्म जो है वो देखी थी। तो ऑर्थोगोनल पैरेलल प्रोजेक्शन होता है, आइसोमेट्रिक क्या इसके अंदर होता है ये भी आपको डिटेल में पढ़ना होगा। इसके बाद परसेप्शन की अगर मैं बात करूं तो परसेप्शन जो है वो भी आपको पढ़ना है, परसेप्शन प्रोजेक्शन क्या होता है। इसके अलावा वन पॉइंट क्या होता है, टू पॉइंट क्या होता है, ये भी हम लोगों को डिटेल के अंदर पढ़ना है। डिटेल के अंदर आपको ये भी पढ़ते हुए चलना है, प्रोजेक्शन में ही हम लोग ये चीज भी डिस्कस ऑलरेडी कर लेंगे। इसके अलावा अगर मैं आपसे नेक्स्ट की बात करूं, ठीक है, हम लोग कहाँ थे, पैरेलल, जी बिल्कुल, पैरेलल प्रोजेक्शन, और हम लोग परसेप्शन की बात कर रहे थे। परसेप्शन में आपकी दो तरीके के परसेप्शन होते हैं, वन पॉइंट होता है, टू पॉइंट होता है। इसके अलावा परसेप्शन की मैं बात करूं तो वेनिशिंग पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वेनिशिंग पॉइंट से रिलेटेड जो है वो भी आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है। उसके बाद आपके लिए आता है एक नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें से अक्सर जो है वो न्यूमेरिकल और आपका थ्योरेटिकल दोनों ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो आपका पूरा का पूरा चैप्टर रहेगा, 2D क्लिपिंग या फिर जिसको व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हम लोग लेके चलेंगे, ये आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है। अगर यकीन मानिए गाइस, अगर ढंग से आप इसे पढ़ोगे ना, तो मुझे लगता है कंप्यूटर ग्राफिक्स का सबसे सिंपल पार्ट होता है हमारा व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन या फिर 2D क्लिपिंग। यानी कि अगर मैं बात करूं तो क्लिपिंग एल्गोरिथम्स मेरी फेवरेट हुआ करती थी, बहुत ही सिंपल होती है। सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना होता है, और आपके न्यूमेरिकल्स पूरी तरीके से सही हो जाएंगे। सिर्फ दो नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ थोड़े से एफर्ट से कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, देखो, व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो हमें नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। नॉर्मलाइज्ड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपसे व्यू पोर्ट के बारे में बात करनी है, और विंडो के बारे में बात करनी है।
ठीक है, विंडो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, यानी पूरी व्यूइंग पाइपलाइन जो है वो आपसे डिस्कस करूंगी। विंडो क्या होता है, व्यू पोर्ट क्या होता है, विंडो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, मॉडल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपके लिए आती है क्लिपिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, क्लिपिंग एल्गोरिथम जो है वो अक्सर आपसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर लेके आती है। और इसमें से जो न्यूमेरिकल है वो भी कहाँ से बनता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो भी आपका कोहेन सुथरलैंड में से अक्सर बनता है। समझ में आ गया ना? तो कोहेन सुथरलैंड जो है वो आपको तमीज से करते हुए जाना है। और कोहेन सुथरलैंड के अंदर, चलिए क्लिपिंग की बात कर रहे थे, तो पॉइंट क्लिपिंग आपके लिए पहला होता है। ठीक है, इसमें से हालांकि क्वेश्चन कभी भी नहीं बनता है, बिल्कुल बेसिक सी चीज होती है। सिर्फ लाइन को समझने के लिए मैं आपको पॉइंट बताऊंगी, हालांकि पॉइंट में से क्वेश्चन अक्सर नहीं बनता है। लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्टार इस पे लगा लीजिए। और इसके अंदर हम तीन तरीके के एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं। आपके लिए कोहेन सुथरलैंड होती है, मिड पॉइंट होती है, मिड पॉइंट सब डिविजन जिसे बोलते हैं, और साइरस बैक लाइन एल्गोरिथम होती है। हालांकि जो क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल है वो आपका बनता है कोहेन सुथरलैंड के अंदर से। बहुत एक इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक रहने वाला है, 2 क्लासेस के अंदर इसे कन्वर्ट करूंगी और आपको कंप्लीट करवाऊंगी। इसके अंदर हम लोग एटलीस्ट 5 न्यूमेरिकल है जो क्लास के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद 100% कंफर्मेशन किसी में से न्यूमेरिकल की कर सकती हूँ तो वो आपकी कोहेन सुथरलैंड होती है। इसके बारे में भी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा मैं बताऊं अगर कि लास्ट ईयर 2019 दिसंबर के अंदर की मैं बात करूं, जो पेपर मैंने अपीयर किया था, जो क्लियर किया था जेआरएफ, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसा आपको बता रही हूँ ये सभी चीजें मैं डीपली पढ़ के गई थी। कोहेन सुथरलैंड भी बहुत बार हाथ से निकाल के गई थी। बट अगर आपको बताऊं अमेजिंग पार्ट क्या हुआ था मेरे साथ, कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा सभी को लग रहा था। बट मैं आपको याद दिला दूं कि जब 2019 का पेपर आप खोल के देखोगे ना, तो आपके लिए आएगी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मुझे क्वेश्चंस आज भी अच्छे से याद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग जो गिवन थी। और 4 एल्गोरिथम्स हमको गिवन थी। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके एल्गोरिथम्स गिवन थी। और हमसे ये पूछा गया था कि जो भी हमारे पास नीचे एल्गोरिथम्स गिवन है उसमें से कौन सी आपकी क्लिपिंग एल्गोरिथम नहीं है, या फिर अगर अच्छे से याद नहीं है बट शायद पॉलीगन एल्गोरिथम आपसे पूछी गई थी या फिर लाइन एल्गोरिथम आपसे पूछी गई थी। तो बेसिकली क्वेश्चन आपसे क्या आया था, सिर्फ इनके नाम में से आ गया था, यानी कि कौन सी इनमें से पॉलीगन क्लिपिंग नहीं है या फिर लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपसे आ गया था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल ही आता है, कभी कभी एकदम डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। नेट का पेपर आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इजी आएगा या फिर डिफिकल्ट आएगा, ये आपके लक पे डिपेंड करता है। मैं बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स निकाल के गई थी पर पेपर काफी थ्योरेटिकल मुझे लगा, पर फिर भी मेरा क्लियर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने के लिए थ्योरी क्लियर करना जरूरी होता है। अगर थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आज भी आपको बोल रही हूँ। यहाँ क्वेश्चन मुझे 2000 दिसंबर का इसीलिए याद आ गया क्योंकि मैंने ये सभी एल्गोरिथम के नाम ऐसे पढ़े तो मुझे याद आया कि आपसे सीधा सीधा पूछ लिया गया था कि इनमें से गिवन एल्गोरिथम में से कौन सी क्लिपिंग एल्गोरिथम नहीं है, तो नाम इनके सबके याद रखना जरूरी है। हालांकि अगर मैं बेसिक फंक्शनैलिटी की बात करूं तो वो कोहेन सुदरलैंड की आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम के अंदर भी आपकी कई सारी एल्गोरिथम्स आती है, बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है हॉजमैन एल्गोरिथम। कैसे इसे सॉल्व करते हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं अगर गाइस, तो आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्वर्जेशन रहने वाली है वो आपकी व्यूइंग सरफेस डिटेक्शन की रहने वाली है, या व्यूइंग सरफेस डिटेक्शन भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसके अंदर देखिए गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही ये पूरा टॉपिक चल रहा है। इसके अंदर आपको 2 तरीके के जो मेथड्स हैं वो आपको पढ़ने होते हैं। एक होता है इमेज स्पेस मेथड और एक होता है ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड। ये क्या है? ये एक तरीके की सरफेस डिटेंशन या सरफेस डिटेक्शन के टाइप्स हैं, मेथड्स हैं, किस तरीके से आप किसी भी एक पॉलीगन की, या मैं ये कहूं कि किसी भी एक इमेज की, जिसे आप कहाँ कन्वर्ट करना चाहते हो, आप अपने व्यू पोर्ट पे लाना चाहते हो, तो आपके व्यू पोर्ट पे वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में से कौन सी सरफेस दिखेगी और कौन सी सरफेस नहीं दिखेगी, उसके अलग अलग मेथड्स हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इमेज स्पेस होता है और ऑब्जेक्ट स्पेस होता है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डिटेल में ये भी डिस्कस करूंगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं इन्हीं मेथड से रिलेटेड आपके लिए कुछ एल्गोरिथम्स होती है।
जिसको हम लोग बोलते हैं हिडन सरफेस एल्गोरिथम्स, वो एल्गोरिथम्स आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। और इन सभी एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये भी आपको बता देती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल एक पेपर में मैंने देखा था कि जेड बफर कौन सा मेथड यूज करती है, इमेज स्पेस यूज करती है या फिर ऑब्जेक्ट स्पेस यूज करती है, ये आपसे पूछा गया था। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन इसमें से आता है, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि बता दूं तो जेड बफर, बैक फेस एल्गोरिथम और एरिया सब डिवीजन एल्गोरिथम, इसे हम लोग डिटेल में कन्वर्ट करें, डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनमें से कभी कभी इनकी फंक्शनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। पेंटर्स एल्गोरिथम आपने पढ़ी होगी, बहुत ज्यादा एक फेमस एल्गोरिथम ये होती है, किस तरीके से ये काम करती है इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। हालांकि क्वेश्चन अक्सर जो है वो जेड बफर में से ही बनता है। ये सभी चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली है, ठीक है। पेंटर्स एल्गोरिथम या डेप्थ सॉर्ट एल्गोरिथम क्या होती है इसके बारे में भी आपसे बात करूंगी। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, जैसा आप सिलेबस में देख रहे हो, सिलेबस में जैसे आप देख रहे हैं, जो मैंने यहाँ तक आपको सभी चीजें बता दी कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो आपका टॉपिक होता है 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्यूइंग, इसके अंदर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अक्सर इसमें से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। और अगर आप ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ने लग जाओगे तो आपको कम से कम 3 से 4 महीने जो है वो यही टॉपिक पढ़ने में लग जाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर पूरी टर्मिनोलॉजी है, बट यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें से भी क्या आपको पढ़ना चाहिए या क्या मैं आपको पढ़ाऊंगी जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बनता है, तो वो आपके लिए है बी स्प्लाइन कर्व्स। ठीक है, ये आपसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। बीजर कर्व के बारे में आपसे बात करूंगी, इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं तो इल्यूमिनेशन मॉडल जो है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन जरूर करूंगी। इनकी बेसिक टर्म्स जो है उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो भी है वो आपके लिए 2D ट्रांसफॉर्मेशन में से ही बनेगा। हालांकि मैं आपको साथ के साथ बताती चलूंगी कि 3D में इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है वो मोस्टली आपसे 2D का ही पूछा गया है अब तक। इसके अलावा मैं बात करूं, अगर हमारी जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 में से और कहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो बीजल कर्व या फिर स्पाइनल कर्व के बारे में हमने बात करी थी, स्प्लाइन कर्व जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके बारे में मैंने आपसे बात कर ली है। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ इंपॉर्टेंट अब बाकी रहा है। इल्यूमिनेशन कर्व, जी इलिमिनेशन मॉडल के अंदर देखिए मैंने कुछ टॉपिक्स जो है वो मैंने जो पढ़े थे वो मैं आपके लिए बता देती हूँ। डिफ्यूजन क्या होता है, इसके अलावा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल के अंदर पूछा गया था, हालांकि मैंने अच्छे से तैयारी करी थी, बट जैसा मैंने आपको बताया एग्जाम में कभी भी इनमें से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं, टाइम बचेगा अगर, तो मैं आपसे ये सब चीजें भी डिस्कस कर लूंगी। सरफेस रेंडरिंग एल्गोरिथम्स क्या होती हैं उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस कुछ होता नहीं है इनके अंदर, क्या होता है कैसे होता है वो सब भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, यही सारी चीजें थी मुझे आपसे डिस्कस करनी थी सीजी के लिए। देखिए पूरी मेहनत करके मैंने कोशिश करी है कि आपके लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये एक बार आप सभी को क्लियर कर दूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और एक सजेशन जरूर आपसे लेना चाहूंगी कि क्या आप चाहते हैं कि जिस तरीके से मैंने पूरा पोस्टमार्टम किया कंप्यूटर ग्राफिक्स का, क्या आप चाहते हैं कि मैं आगे आने वाले समय में भी सभी जो हमारे 28 सब्जेक्ट्स हैं लगभग, उन 28 सब्जेक्ट्स का पोस्टमार्टम करूं और आपको बताऊं कि हर एक सब्जेक्ट में से क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कर रहे थे और मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के पूरे वीडियो सीरीज में ये देखा कि बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे थे। मुझे लग रहा था कि व्यूज जो है वो काफी कम आ रहे हैं, स्टूडेंट्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड मुझे नहीं दिख रहे थे। क्यों ऐसा हो रहा था, देखो गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस वक्त यूजीसी नेट हमारे जो चैनल है
यूजीसी नेट जो हमारा चैनल है इस पे अभी जुड़े हैं, क्योंकि चैनल नया नया है तो सब जो है वो जून के एग्जाम के लिए प्लान कर रहे हैं। और आप जानते हो मैंने पहले ही दिन आपको बोल दिया था पेपर 2 में आपके लगभग 28 सब्जेक्ट्स होंगे, और मैं कोई भी चांस नहीं ले सकती कि 2 से 3 महीने के अंदर आपको पूरे के पूरे 28 सब्जेक्ट्स पढ़ा दूं यूट्यूब के ऊपर। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, वादा आपको कर दिया था। हाँ, इसका एक उपाय ये हो सकता है कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले लें। तो उसपे क्या होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे क्या होगा कि पेपर 1 की तो कंप्लीट तैयारी हो ही जाएगी, क्योंकि 2 से 3 महीना आपके लिए सफिशिएंट रहता है पेपर 1 की तैयारी के लिए। सफिशिएंट क्या, मोर देन सफिशिएंट वो रहता है। यहाँ पर हमारे लगभग 500 से ज्यादा क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और मॉक टेस्ट भी हो जाएंगे। अब आती है पेपर 2 की बात। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि पेपर 2 के पूरे 28 सब्जेक्ट्स डिटेल में तो मैं कवर नहीं कर सकती, बट हाँ, इन 28 सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको करवा सकती हूँ। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि यार यूट्यूब पे क्यों ऐसा नहीं हो सकता? यूट्यूब पे टाइम कंस्टेंट मेरे पास होता है, प्लस मेरे पास जो है वो अभी फिलहाल ना ही लाइव क्लासेस का की केसेस बचा हुआ है, क्योंकि जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मेरे यहाँ पर नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। खुद बहुत देर से अपलोड करके सोती हूँ रात में, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी इस वक़्त हो रही है, यकीन मानिए गाइज़। तो यूट्यूब पे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके बाद मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे मेरे पास टाइम का बाउंडेशन नहीं रहेगा, मैं अपने हिसाब से बैच बना सकती हूँ और अपना कोर्स डाल सकती हूँ। और कोर्स डालते ही जैसे ही बच्चे उसके अंदर एनरोल होंगे तो मैं हर एक यूनिट को इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज डिस्कस करके चल सकती हूँ और कोशिश कर सकती हूँ कि 2 से 3 महीने के अंदर जितने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक होंगे उसे डिस्कस कर लूँ। इसके साथ ही साथ मॉक टेस्ट जो है वो मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, और इसके अलावा जो हर 2 क्लास होती है वहाँ पर अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन पे हर 2 क्लास के बाद एक डाउट सेशन होता है। तो डाउट सेशन के अंदर क्या होता है, बच्चा के जो समझ में नहीं आया है वो हैंड टू हैंड पूछ लेता है और 3:1 का रेशियो बना हुआ रहता है और सभी चीज़ें आसानी से हो जाती है। सभी चीज़ें यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये होना कि यूट्यूब पे मैं आपको 2 से 3 महीने के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस करवा दूँ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, बट ये मैं बोल सकती हूँ कि मेरे से जितना होगा, जितने एफर्ट्स मैं कर पाऊँगी, मैं पूरे करूँगी। इसी तरीके से कोशिश कर रही हूँ और यही प्लान कर रही हूँ कि आने वाले समय के अंदर भी सभी एक बार सब्जेक्ट्स का पोस्टमार्टम बच्चों के लिए कर दूँ, ताकि जो जून के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे एफर्ट्स समझ में आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा गाइज़। और जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। शेयरिंग इज़ केयरिंग। नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, जो मैं यहाँ पर बैठकर आपके लिए कर रही हूँ। आप भी थोड़ा-सा करिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जैसा आप जानते हैं, राइट, जेआरएफ विद अदिति, यहाँ पर जो है सिर्फ पीडीएफ ही नहीं, न्यूज अपडेट भी मैं आपको देती हूँ। हर बार जो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मैं पढ़ती हूँ वही चीजें मैं आपके लिए वहां पर लिख के आती हूँ, ताकि मैं बता सकूं कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो भी आप तक पहुंचा सकूं। इसके अलावा अनअकैडमी पे अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अदिति 10 आप यूज कर सकते हैं, इससे सीधा सीधा 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी चीजें पसंद आ रही होगी। ये सभी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मुझे बताइएगा कि किस तरीके से आपको अच्छा लगा कि मैंने जो आज सीजी का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। इसीलिए सोच रही हूँ कि कल एक नया सब्जेक्ट लेके आऊंगी और एक नए तरीके से उस सब्जेक्ट का भी पोस्टमार्टम करके आपको बताऊंगी कि क्या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड टू अनअकैडमी यूजीसी नेट।